हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज कोरोना महामारी के चलते हुए अपन ने ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चालू किया है। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में अपन जूलॉजी का प्रथम पेपर पढ़ेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी प्रोटोजोआ से एनेलिज्म। देखते हैं प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं, उनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, किसके आधार पर उनको किस वर्ग में विभाजित किए गए हैं और कौन कौन सी उनके द्वारा डिजीज होती है। तो आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ का क्या अर्थ होता है, कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज फर्स्ट वीडियो प्रारंभ किया है। देखते हैं जैसे प्रोटोजोआ। अब इसका क्या मीनिंग्स होता है, प्रोटोजोआ का मीनिंग्स देखते हैं। प्रोटो मानी होता है फर्स्ट, अर्थात प्रथम, और जोआ मानी होता है एनिमल, अर्थात जीव। ऐसे जीव जो सर्वप्रथम आए थे वह जीव किसके अंदर आए थे, प्रोटोजोआ, अर्थात प्रथम जीव प्रोटोजोआ के अंतर्गत कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जीव कैसे होते हैं, एक गण जीव। प्रोटोजोआ का अर्थ होता है एक कणीय जीव। अब देखते हैं इसके सामान्य करेक्टर, हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री, प्रोटोजोआ के जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ के जो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। क्या कहते हैं, प्रोटोजूलॉजी। अर्थात एक कणीय जीवों के अध्ययन को ही प्रोटो जंतु विज्ञान कहा जाता है। देखते हैं इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। एक वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम प्रोटोजोआ का अध्ययन किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक था जिसने, ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था। इसके बाद में लेदर मूलर नामक के वैज्ञानिक आए थे। कौन सा, लेदर मूलर नामक एक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने इन जंतुओं को इन्फोसोरिया नाम दिया। क्या नाम दिया, इन जंतुओं को क्या नाम दिया था, इन जंतुओं को इन्फोसोरिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटोजोआ जंतुओं को इन्फोसोरिया नाम किसने दिया था। तो एक लेडर मूलर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे सर्वप्रथम इन्फोसोरियन का नाम दिया था। तीसरे वैज्ञानिक थे गोल्डफस। तीसरे वैज्ञानिक कौन थे, एक वैज्ञानिक थे गोल्डफस। इन्होंने सर्वप्रथम इनको प्रोटोजोआ नाम दिया था। क्या नाम दिया था, प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था, गोल्डफस नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसको प्रोटोजोआ नाम दिया था। एक वैज्ञानिक और थे चौथा, वो थे बॉनसीनवॉल्ड। एक वैज्ञानिक थे बॉनसीनवॉल्ड। इन्होंने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं को सर्वप्रथम क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ वर्ग के जो जंतु थे उन्हें यूनिसेलुलर नाम दिया। अर्थात इन्होंने बताया था बॉनसीनवॉल्ड ने कि जो सब प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात एक कोशीय जंतु
होते हैं। ये थे इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अध्ययन था। अब देखते हैं इसके सामान्य कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स अर्थात सामान्य लक्षण। प्रोटोजोआ में क्या क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं? प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी जंतु आते हैं उनमें सभी में एक समान क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें सभी को सामान्य लक्षण कहा जाता है। देखते हैं इस संघ के सभी सदस्य कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कैसे होते हैं? सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे जंतुओं को माइक्रोस्कोपिक जंतु कहते हैं। अर्थात ये एसेल्युलर टाइप के होते हैं, एसेल्युलर टाइप के होते हैं, अर्थात सूक्ष्मदर्शीय एवं अकोशिकीय जंतु केवल कौन से होते हैं? प्रोटोजोआ सदस्य के जंतु होते हैं। अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? प्रोटोजोआ वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रोटोजोआ वर्ग के जो सभी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक टाइप एवं अकोशिकीय एसेल्युलर प्रकार के होते हैं। इसका दूसरा फैक्टर्स देखते हैं। ये कैसे होते हैं? ये एकल अर्थात सॉलिटरी एवं कैसे होते हैं? निर्भीक अर्थात कॉलोनियल होते हैं। या तो एकल होंगे या सभी जंतु कैसे होंगे? समूह बना करके एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु कैसे होते हैं? सॉलिटरी या कॉलोनियल, एकल या निर्भीक प्रकार के जंतु होते हैं। इनका शरीर कैसे होता है? नेक्ड होता है अर्थात नग्न होता है या पेरिकल से ढका हुआ होता है। कैसा होता है? पेरिकल तनु तत्व होता है, पेरिकल या तनुपत से या एक्सोस्केलेटन से ढका हुआ होता है, एक्सोस्केलेटन से ढका हुआ होता है। अर्थात प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं उनका शरीर या तो नग्न होगा या पेरिकल से ढका हुआ होगा या बाह्य कंकाल से ढका हुआ होता है। सभी जंतुओं में कोई एक लक्षण अवश्य पाया जाता है। देखते हैं चौथा फैक्टर देखते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेवर्स नहीं पाया जाता, अर्थात अनुपस्थित होता है। इनमें फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेवर अर्थात कार्य की विभाजन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। सभी जंतुओं में यह लक्षण पाया जाता है। देखते हैं इस वर्ग के जंतु कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं या पैरासाइटिक प्रकार के होते हैं, पैरासाइटिक लेवल के होते हैं। अर्थात या तो फ्री लिविंग होंगे जिन पर किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं होगा, या परजीवी प्रकार के जंतु केवल प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु ही पाए जाते हैं। देखते हैं इस वर्ग के जंतु, इस संघ के जंतु सबसे सिंपलेस्ट पाए जाते हैं। सिंपलेस्ट अर्थात सबसे सरलतम प्रकार के एवं प्राइमेटिव प्रकार के पाए जाते हैं, प्राइमेटिव पाए जाते हैं। इस संघ के जो जंतु होते हैं वह सबसे सरलतम या आदिम, जिन्हें सिंपलेस्ट या प्राइमेटिव एनिमल्स भी कहा जाता है। केवल प्रोटोजोआ वर्ग के
जंतुओं में ही यह लक्षण पाया जाता है। नेक्स्ट करैक्टर देखते हैं इस वर्ग के जंतुओं का। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन कैसा पाया जाता है इनका? प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पाया जाता है, अर्थात जीव द्रव्य प्लाज्मिक प्रकार का ही इनका शारीरिक संगठन पाया जाता है। केवल यह लक्षण किसमें पाया जाता है? प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में ही पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट करैक्टर। इस वर्ग के जंतुओं में 3 प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। असम्मति पाई जाती है, गोलीय सम्मति पाई जाती है, या द्विपार्श्व सम्मति पाई जाती है। द्विपार्श्व सम्मति पाई जाती है। कैसे होती है? इस सिमेट्रिकल, स्फेरिकल एंड बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तीनों ही प्रकार की सिमेट्री केवल प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में ही पाई जाती है। इस वर्ग के जंतुओं में लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में, अर्थात गमनांग अंगों के रूप में क्या पाए जाते हैं? सूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ जंतुओं में सूडोपोडिया पाए जाएंगे जिनके द्वारा ये गमन करते हैं, किसी में फ्लैजिला पाया जाता है और कुछ में सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं। देखते हैं इनके पोषण, देखते हैं किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्रोटोजोआ के जंतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? देखते हैं। पहला देखते हैं होलोजोइक, अर्थात प्राणी सम प्रकार का भोजन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? प्राणी सम बोलते हैं इसे, प्राणी सम, होलोजोइक प्रकार का भोजन पाया जाता है। दूसरा देखते हैं होलोफाइटिक प्रकार का, होलोफाइटिक प्रकार का। यह कैसा होता है? पादप प्राणी सम, पादप प्राणी सम प्रकार का भोजन पाया जाता है। तीसरा देखते हैं सैक्रोफाइटिक प्रकार का भोजन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? सैक्रोफाइटिक टाइप का पोषण पाया जाता है, अर्थात प्रोटोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें होलोजोइक, होलोफाइटिक एवं सैक्रोफाइटिक प्रकार का पोषण पाया जाता है। तीनों ही प्रकार का पोषण अलग अलग जंतुओं में पाया जाता है। प्रोटोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है। कैसा डाइजेशन पाया जाता है? कैसा पाया जाता है? अंतराकोशिकीय पाचन पाया जाता है। देखते हैं प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में रेस्पिरेशन इनकी सामान्य बॉडी सतह से होता है। सामान्य बॉडी सतह, शारीरिक सतह से होता है। सामान्य शरीर सतह से ही होता है। केवल इनमें किसी प्रकार का श्वसन अंग नहीं पाया जाता, बॉडी सरफेस के द्वारा ही इनमें श्वसन की क्रिया पाई जाती है। एक्सक्रीशन देखते हैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कैसा पाया जाता है? उत्सर्जन भी इनमें केवल बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? बॉडी सरफेस के द्वारा ही पाया जाता है। देखते हैं प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में जनन 2 प्रकार का पाया जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल।
लैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल जनन भी कई प्रकार का पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार का पाया जाता है, जैसे बाइनरी फिजन अर्थात द्विविखंडन के द्वारा, या दूसरा देखते हैं मल्टीपल फिजन अर्थात बहुविखंडन के द्वारा भी पाया जाता है। कुछ जंतुओं में ब्रीडिंग के द्वारा भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। अर्थात मैंने यहाँ पर कह सकते हैं प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु होते हैं उनमें द्विविखंडन, बहुविखंडन और बहुविखंडन के द्वारा जनन पाया जाता है। सेक्सुअल जनन भी कई प्रकार का पाया जाता है। देखते हैं कॉन्जुगेशन के द्वारा, कॉन्जुगेशन अर्थात संयुग्मन प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, या एंडोमिक्सिस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। अर्थात देखते हैं जनन अलैंगिक जनन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड ब्रीडिंग के द्वारा, और सेक्सुअल जनन है कॉन्जुगेशन जिसे संयुग्मन और एंडोमिक्सिस प्रकार का पाया जाता है। देखते हैं प्रोटोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका मुख्य लक्षण भी होता है कि इनमें रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। ये केवल प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में ही देखने को ज्यादातर मिलती है। एक लक्षण होता है इनका अमरत्व का गुण पाया जाता है। अब अमरत्व क्या होता है? प्रोटोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स दोनों में विभेदन नहीं पाया जाता है, इसलिए उनका गुण कहलाता है अमरत्व गुण कहलाता है। यह केवल प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में ही पाया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि प्रोटोजोआ वर्ग का अर्थ क्या होता है, कैसे एक कणीय जीव होते हैं, उनकी क्या हिस्ट्री होती है, किसने प्रोटोजोआ नाम दिया, जैसे साइक्लोपोडिया का, इनका सामान्य कैरेक्टर्स के बारे में आज अपन ने इस वीडियो में अध्ययन किया है। थैंक यू।